नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। बिहार की राजनीति का तापमान इन दिनों चरम पर है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पाले को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और जनता को लुभाने के लिए तमाम वादों और योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं। एक और है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो राज्य की प्रगति के लिए लगातार प्रयासरत हैं, तो दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव। वो लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, उनके कामों पर सवाल उठा रहे हैं और हर रणनीति को अपनी जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव खुद ही अपनी सियासी चालों में उलझते जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा भी प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि बिहार की राजनीति में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है और कैसे बदल सकते हैं आने वाले चुनाव के नतीजे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के सीतामढ़ी जिले के पवित्र पुनौराधाम मंदिर के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रख दी है। यह मंदिर देवी सीता के जन्म स्थान के रूप में अत्यधिक पूजनीय माना जाता है और इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस परियोजना की कुल लागत 882.87 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई केंद्रीय मंत्री और अन्य प्रमुख व्यक्ति भी मौजूद थे। इससे पहले अमित शाह ने अपने एक्स पूर्व में ट्विटर हैंडल पर इस कार्यक्रम को लेकर एक पोस्ट करते हुए लिखा, शुक्रवार का दिन पूरे देश, विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का दिन होने वाला है, जब बिहार के सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मभूमि पर पवित्र पुनौराधाम मंदिर और परिसर के समग्र विकास की वृद्धि योजना का शिलान्यास होगा। अमित शाह का ये दौरा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे से बिहार के आगामी राजनीतिक समीकरणों पर गहरा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव और विपक्ष के लिए चुनौती और मुश्किलें बढ़ सकती है, जबकि एनडीए को इससे नई राजनीतिक ताकत मिल सकती है। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह को सुनने के लिए उमड़ती भीड़ ये संकेत दे रही है कि जनता के बीच उनका प्रभाव अब भी कायम है। ऐसे में ये दौरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि चुनावी रणभूमि में एक बड़ा सियासी संदेश भी बन सकता है। इस शिलान्यास के बहाने बीजेपी और एनडीए गठबंधन राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जबकि विपक्ष के लिए ये एक नई चुनौती के रूप में उभर सकता है। वहीं बिहार में विपक्ष एसआईआर को लेकर लगातार हमलावर बना हुआ है। राजद इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठा रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ जन भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है। अब ये मामला उठने लगा है कि क्या तेजस्वी यादव वास्तव में एसआईआर पर तथ्यों के आधार पर बहस करना चाहते हैं या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दाव है जिसका मकसद उनके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को साधना है। यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि राजद का सबसे मजबूत वोट बैंक अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम मतदाता माने जाते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% से 19% के बीच है और ऐसे में एसआईआर जैसे संवेदनशील मुद्दों को धार्मिक रंग देकर राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव लगातार इस योजना को संविधान और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई ठोस प्रमाण या तथ्य सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किए हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि एसआईआर का मकसद देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करना है, न कि किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मुद्दे पर राजद जैसे ही लाइन लेती दिख रही हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार एनआरसी और एसआईआर जैसे कानूनों के जरिए बंगाली और मुस्लिम समुदायों को निशाना बना रही है। ममता का ये बयान भी राजनीतिक विश्लेषकों के लिए संकेत है कि कुछ विपक्षी दल जानबूझकर इन योजनाओं को धार्मिक रंग देकर सियासी लाभ उठाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर मतदाता सूची से वास्तविक वोटरों के नाम हटाए गए तो वो इसका विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक करेंगी। जब भी सरकार अवैध वोटर्स, खासकर उन लोगों पर कार्रवाई करती है जो बाहरी देशों से बिहार और पश्चिम बंगाल में आकर बसे हैं, तो ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेता एकदम से चिंता जताने लगते हैं और उनके बयानों में रोना धोना शुरू हो जाता है। असल में ये नेता अपने वोट बैंक को खतरे में देख रहे होते हैं, क्योंकि इन अवैध वोटर्स में अधिकतर उनके राजनीतिक समर्थन वाले वर्ग से आते हैं।
जिन्हें पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बसाया था। इस तरह की सियासी चिंता और अलाप ये दिखाता है कि इन नेताओं के लिए जनता के मुद्दे या संविधान की रक्षा से ज्यादा अपने वोट बैंक की राजनीति अहम है। जब सरकार एनआरसी जैसे कदम उठाकर सिस्टम में सुधार और सुरक्षा की दिशा में काम करती है तो ये नेता इसे राजनीतिक हानि के रूप में देखते हैं और सिर्फ अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इसे गलत तरीके से पेश करते हैं। यहाँ सवाल उठता है, क्या ये नेता देश और राज्य की सुरक्षा के मुद्दे पर थोड़ा भी गंभीर है या फिर ये केवल अपनी वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं? देश की जनता इस पर सही समझ और जागरूकता के साथ फैसला करेगी कि सच्चाई क्या है और इन नेताओं का असल उद्देश्य क्या है। बिहार में डेमोग्राफिक चेंज एक जटिल प्रक्रिया के रूप में सामने आ रही है, जिसका असर राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर पड़ रहा है। सबसे पहले अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या ने इस बदलाव को तेज किया है। विशेष रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम समुदायों का बिहार में बसना, जिन्हें अक्सर वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, राज्य में मुस्लिम आबादी के प्रतिशत को बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक कारणों से इन समुदायों को बिहार में बसाया गया है, जिससे जनसंख्या का संतुलन बदल रहा है। इसके अलावा बिहार में शहरीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ रही है। छोटे गांव और कस्बों से लोग बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है और संसाधनों पर बोझ पड़ रहा है। शहरी जीवन शैली में ये बदलाव और बढ़ती आबादी राज्यों की जनसंख्या वितरण में बदलाव ला रहे हैं। साथ ही बिहार में बढ़ती आर्थिक अवसरों और रोजगार की मांग ने भी डेमोग्राफिक चेंज को प्रभावित किया है। विशेष रूप से शिक्षा और रोजगार के कारण युवाओं का पलायन अन्य राज्यों के बड़े शहरों की ओर हो रहा है, जिससे इन महानगरों में बिहारी जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बिहार में जातिगत और धार्मिक बदलाव भी हो रहे हैं। मुस्लिम, यादव और ओबीसी समुदाय का योगदान राज्यों की जनसंख्या में बढ़ रहा है, जिससे समाज और राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। इन सभी बदलावों के कारण बिहार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना में एक नया मोड़ आ रहा है। जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तो उनकी राजनीतिक यात्रा इन दिनों काफी कठिन दौर से गुजर रही है। वो न केवल अपनी विरोधी ताकतों से घिरे हुए हैं, बल्कि उनकी खुद की रणनीतियां और चालें भी अब उनके लिए उल्टी पड़ने लगी हैं। ये स्थिति इसलिए और गंभीर हो गई है क्योंकि तेजस्वी यादव को हाल ही में 2 ईपीआईसी नंबर से जुड़े मामले में कोर्ट से 2 बार समन भेजा गया। ये न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनके समर्थकों और उनके राजनीतिक दल के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस कानूनी झंझट से उनका ध्यान पूरी तरह से राजनीति से हटकर न्यायालय के मामलों में उलझा हुआ है, जो उनकी कार्यशैली और नेतृत्व को सवालों के घेरे में ला रहा है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन अंदर ही अंदर टूटने की कगार पर है। गठबंधन के विभिन्न दलों के बीच बढ़ती हुई असहमति और आंतरिक मतभेद अब खुले तौर पर सामने आने लगे हैं। कुछ साथी दलों की तरफ से तेजस्वी यादव पर नेतृत्व के मामले में सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि कुछ का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप महागठबंधन की एकजुटता अब कमजोर पड़ती जा रही है और ये टूटता हुआ गठबंधन राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है, जो उनके भविष्य की दिशा को प्रभावित कर सकता है। इन घटनाओं ने न केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है, बल्कि ये भी दर्शाया है कि सत्ता की राजनीति में हर कदम बहुत सोच समझकर और सामूहिक निर्णय लेने की जरूरत होती है। कभी कभी अपनी ही बनाई रणनीतियां और फैसले जो पहले सही लगते थे, वही उल्टे परिणाम दे सकते हैं। इस तरह की स्थिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजनीति में वफादारी, एकजुटता और नेतृत्व की ताकत ही किसी पार्टी या गठबंधन को बचा सकती है और तेजस्वी यादव को इस वक्त इन सभी पहलुओं पर पुनः विचार करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।